बहुत इंटेलिजेंट था, अबव एवरेज। श्रेयांश बचपन से ही मतलब एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट था। तो जैसे ये फर्स्ट में एलकेजी में था, तो मैम ने बोला अगर यूकेजी में इसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए तो मैं उसको जंप करवा दूंगी, और इसके 100 आउट ऑफ 100 आए तो एक साल उसको मैडम ने जंप करवा दिया। नहीं, हमारा श्रेयांश के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं रहा कि पर्टिकुलर किसी फील्ड में जाए। हम इसे हम यही कहते थे कि जिस चीज़ में इसकी रुचि हो वो करे, लेकिन इसके दादा अवश्य चाहते थे कि ये एक आईएएस ऑफिसर बने। मैं यही चाहता था कि आईएएस करे। इट वाज माय इंटरनल विश कि दैट ही शुड अपीयर इन फॉर आईएएस। आईएएस के लिए प्रिपेयर पहले इसको दादा ने बोला था कि तू आईएएस कर, तब ये इसने मना कर दिया। तो साल भर बाद में एक बार मैं मिली थी किसी से, तो उनके व्यूज़ जान के मेरा मन हुआ था कि श्रेयांश भी अगर आईएएस बन जाए तो बहुत बेटर है। और विद इन 2 डेज में वापस मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि श्रेयांश आईएएस के लिए रेडी हो गया। 5 तारीख को 5:30 बजे जब मोबाइल के ऊपर इसका रिज़ल्ट आया और इसने हमको बताया कि मेरी 4th रैंक आई है, बहुत ऐसी खबर थी कि हम विश्वास नहीं कर पाए। और हमने कम से कम भी मोबाइल के अंदर 3 या 4 बार चेक किया, यूपीएससी की जो खुद की वेबसाइट है उस पर जाके चेक किया, तब जाके विश्वास हुआ कि हाँ 4th रैंक है इसकी। और उस समय एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ रहे हों। अनबिलीवेबल था, हाँ, लेकिन एक अंदर से मुझे ऐसा था कि टॉप 10 में आएगा मेरा बेटा, ये मुझे उम्मीद थी। बहुत गर्व अनुभव हुआ और बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, एक मेरी छोटी बहन है और दादा दादी रह रहे हैं साथ में। मेरे पापा यहाँ पे एक मार्बल ग्रेनाइट फैक्ट्री है उसको मैनेज करते हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं और साथ में थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी करते हैं। मेरी बहन ने सीए कंप्लीट की है और अभी वो जॉब कर रही थी ईएनवाई में, और अभी वो उसे छोड़ के आईएएस की प्रिपरेशन के लिए आई है। और दादा साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रिटायर्ड हैं और दादी साहब हाउसवाइफ हैं। मेरी मोस्ट ऑफ द एजुकेशन यहाँ किशनगढ़ से ही हुई है। यहाँ पर 2-3 स्कूल्स में मैं था, जैसे केडी जैन पब्लिक स्कूल, किडीज़ कॉन्वेंट स्कूल। तो इनके बाद मैं 9th-10th के लिए अजमेर यहाँ से अप डाउन किया करता था। वो मयूर स्कूल जो कि मेयो कॉलेज का एक रेजिडेंशियल की बजाय को एजुकेशनल डे स्कूल है, उसमें मैं 9th-10th के लिए था। फिर मैं कोटा डीएवी स्कूल में था 2 साल, और फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, और अर्नस्ट एंड यंग में मैंने 2 साल एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रोजेक्ट्स किए थे। आईएएस के लिए जो रुझान था, इंटरेस्ट था, वो काफ़ी लेट आया था। पहले मुझे मेरे दादा साहब कहते थे कि हाँ आईएएस कर लो, आईएएस बन जाओ। उस समय मैंने ना इस चीज़ को इतना एक्सप्लोर किया था, जस्ट एक जो जनरल परसेप्शन रहता है लोगों का, उसी सोच के हिसाब से मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे तो प्राइवेट जॉब ही करना है या बाद में अपना बिजनेस शुरू करना है, इस तरह का उस समय मेरी सोच थी। बट जॉब के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसी कुछ चीज़ करनी चाहिए जिससे समाज के को मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, और दिस वाज वन ऑफ द वे जो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया। और उनके एक्सपीरियंसेस जब मैंने सुने, जो हमारे आईआईटी बॉम्बे के कुछ एलुमनाई थे जिनसे मेरी बात हुई, तो उनसे मुझे ऐसे काफ़ी लगा कि ये सेटिस्फाइंग जॉब है जो मुझे सही में लाइफ का मीनिंग दे सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं किशनगढ़ ही रहा हूँ, तो किशनगढ़ में घर जैसी फीलिंग है। तो सबसे अच्छा और घर जैसा तो किशनगढ़ में ही लगता है। आईआईटी बॉम्बे का भी जो एनवायरनमेंट था, जो दोस्त थे, जिस तरह की बॉन्डिंग और एनवायरनमेंट हमें मिला था, उसमें भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई और बहुत काफ़ी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमने की थी, तो उसका एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा था। दिल्ली में मेरा इतना सिटी में घूमना नहीं हुआ, मैं मोस्टली अपने रूम तक ही सीमित था, या आसपास में जो कुछ थोड़े बहुत जगह थे वहाँ तक सीमित था। तो दिल्ली के बारे में मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ।
मैं कहना चाहूँगा कि किशनगढ़ और IIT बॉम्बे आर द टू होम्स फॉर मी। मेरा ऐसा था, मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में 2 साल जॉब किया था, तो मैंने सोचा था अगर IAS में नहीं होगा तो मैं गवर्नमेंट कंसल्टिंग, जो एक नया आर्म अभी खुल रहा है जिसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मैं उस तरफ अपने आप को मोड़ लेता। मेरे रोल मॉडल में राहुल द्रविड़ को मानता हूँ, क्योंकि उनके पूरे करियर और आज भी उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स मिले। वह विकेट कीपर भी रहे हैं, वह कैप्टन भी रहे हैं, उसके बाद बैट्समैन तो अच्छे हैं ही, डिफरेंट फॉर्मेट्स में उन्होंने अच्छा खेला है, टेस्ट के लिए, बाद में IPL में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, आज वो कोच भी हैं। तो हर भूमिका में उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और सबने उन्हें सराहा है, और वो एकदम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट इंडिविजुअल है। सो वो प्रेरणा मुझे मिलती है कि आप इफ़ यू परसिवियर थ्रू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर रोल, यू विल परफॉर्म योर बेस्ट। हॉबीज़ तो काफ़ी अलग अलग है, जैसे मैं ट्रैकिंग करना पसंद करता हूँ, ट्रैकिंग, हाइकिंग, ट्रैवलिंग इन जनरल, और उसके अलावा मेडिटेशन, योगा, थोड़ा बहुत फ़िलासफ़ी की तरफ भी मेरा रुझान है। और प्रिपरेशन के दौरान ट्रैकिंग तो इतना नहीं हो पाता था, बट मेडिटेशन में ट्राई करता था कि हर रोज़ 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 20 मिनट्स इन द इवनिंग मैं करूं, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी हेल्प भी मिलती थी पढ़ाई के दौरान। एंड जस्ट आफ्टर माई मेंस मैं एक ट्रैकिंग टूर पे निकल गया था टू नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो वहाँ पे मैंने 15 डेज़ का कोर्स किया एंड आई फेल्ट क्लोज टू द नेचर, एंड देन आई केम बैक एंड प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। IAS बनने की तैयारी के बारे में मैंने अपने दूसरे साल जो मैंने जॉब में किया था, उसके दौरान मैंने इसके बारे में सोचा था कि एक करियर ऑप्शन है जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और उसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से बात की। मैं एक गुड गवर्नेंस यात्रा पे गया था, जहाँ पे मैंने करीब 9 अलग अलग स्टेट्स में एक आशा वर्कर से लेकर एक चीफ मिनिस्टर तक से मुलाकात की थी, और जाना था कि किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। बहुत सारे जैसे सौरभ कुमार जो दंतेवाड़ा के कलेक्टर थे, उनसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी बताया कि ये एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो एक मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिला। उसके अलावा मैं विपश्यना मेडिटेशन का एक कोर्स के लिए भी गया था, तो इट्स लाइक ट्रैवलिंग आउटवर्ड्स एज वेल एज इनवर्ड्स टू नो दैट मोटिवेशन दैट यू हैव इज़ सॉलिड एंड गुड। तो उसी के बाद मैंने सोचा कि अब मैं जॉब छोड़ के तैयारी करूँगा। जॉब छोड़ना इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, बट इसीलिए मैंने करीब 1 साल लगाया इस बात को, इस डिसीजन को लेने के लिए कि हाँ मुझे जॉब छोड़नी है। इसके लिए मैंने कुछ किताबें मंगवाई, क्योंकि पढ़ाई मेरी छूट चुकी थी 1-1.5 साल से, तो मैंने किताबें मंगवाई, एक बार पढ़ने की कोशिश की कि हाँ मैं अगले 2-3 अटेम्प्ट्स भी इसको सस्टेन कर पाऊँगा या नहीं, और उसी के बाद मैंने जॉब छोड़ने का फ़ैसला लिया। IAS प्रिपरेशन के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना डेली डेडिकेशन। अगर हम 2 पेज भी एक दिन पढ़ते हैं और उसको अगर अच्छे से पढ़ पाते हैं और उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ब्रिक बाय ब्रिक जब अपन अपनी तैयारी को मेंटेन करते हैं तो वो फाइनली अपने को रिजल्ट्स देते हैं। IAS प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी कि अपने सोर्सेज जो हैं उनको मैं स्टार्टिंग में डिसाइड कर लूँ और उन्हीं को स्टिक करूँ और बार बार रिविजन्स करूँ। और ये होने के बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ IAS प्रीलिम्स के लिए मुझे लगी इज़ टेस्ट, मॉक टेस्ट देना। एकदम जैसा कि UPSC की टाइम सेटिंग होगी 2 घंटे की, उसमें अपने आप को तैयार करना और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, और हर टेस्ट को इस तरह से स्ट्रक्चर करना कि उसके एनालिसिस से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाऊँ। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अगर निकाल सकूँ तो वो मेरा टाइम यूटिलाइजेशन बेस्ट होगा। मेरा मीडियम इंग्लिश था और स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि फाइनली हमें लिखने 200 से 400 शब्द ही होते हैं, तो ये
हर टॉपिक पे मेरे पास इतना कंटेंट हो कि मैं अपने आप को अच्छे से उसमें एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट है IASBaba.com, उस पर रोज़ 5 सवाल आते थे। तो मैं तैयारी जो चल रही है वो अलग से पैरेलल है, बट इन 5 सवालों को मैं कोशिश करता था अटेम्प्ट करने की, कि इस पे मेरे को जितनी भी जानकारी है, बिकॉज जनरल नॉलेज आपके पास होती है, तो जितनी भी जानकारी है उनको उन 2 पन्नों में 3 पन्नों में किस तरह से मैं समय टाइम बाउंड मैनर में लिख पाऊँ और उसको प्रेजेंटेशन को बेटर कर पाऊँ, ताकि मेरा जो फाइनल डे है उस दिन मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट हो। तो रिविजन्स तो एक था ही फोकस पॉइंट, उसके अलावा प्रैक्टिस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। आंसर राइटिंग हमें लिखना तो 200 से 400 शब्द है फाइनली पेपर में, तो ये मैंने सोचा था कि हर टॉपिक पे मेरा एक कंटेंट प्रिपेयर्ड हो कि मैं 200 से 400 शब्दों में अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ और उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके सारे पहलुओं को वहाँ पर अच्छे से एक्सप्रेस करके लिख सकूँ। तो इसी के लिए रोज़ मैं प्रैक्टिस करता था 5-5 क्वेश्चंस, और अंत में मैंने टेस्ट लगाने चालू किए थे, जिसमें मैं ये इंश्योर करता था कि 20 क्वेश्चंस का मैं आंसर टाइम बाउंड मैनर में दे सकूँ। और मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, तो प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने उन शब्दों को, उन वोकेबलरी को मेरी अपने बढ़ाया और ये इंश्योर किया कि मैं जो आंसर लिख रहा हूँ वो सिंपल लैंग्वेज में सामने वाले को समझ में आ जाए। IAS एग्ज़ाम में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था, और उसको चूज़ करने के पीछे ये एक रीज़न था कि मेरे पास समय की कमी थी। जॉब छोड़ने के बाद मेरे पास अटेम्प्ट के बीच में 1 साल था और उसमें मुझे ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना था, तो इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ का एक ऑप्शनल चूज़ किया, जो कि जिसका परफॉर्मेंस पिछले 3-4 सालों में अच्छा था और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था, बिकॉज उसमें काफ़ी अलग अलग पहलुओं की बात की जाती है और एक तरह से ह्यूमन के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो वो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पर्सपेक्टिव को वाइडन भी करेगा, बिकॉज अभी तक मैंने इंजीनियरिंग और साइंसेस के बारे में ही पढ़ा है, तो ह्यूमैनिटीज़ एक अलग पर्सपेक्टिव देगा और वो मुझे जनरल स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा। IAS ऐसे में मैं हमेशा जब भी करंट अफेयर्स की कोई चीज़ पढ़ता था तो कुछ भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती थी कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, तो मैं उसको नोट कर लेता था एक जगह। जैसे एयर पोल्यूशन जो अपना दिल्ली का प्रॉब्लम है, उसमें मेरे को एक टेड टॉक मिली थी जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे इंक बनाने के लिए हम फॉसिल फ्यूल को अलग से कंबस्ट करते हैं, तो अगर हम किसी तरीके से जो जनरेटर्स हैं या जो अलग अलग पॉल्यूटिंग सोर्सेज हैं उसका अगर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कलेक्ट करके इंक के फॉर्म में यूज़ कर लें, तो अपना पॉल्यूशन का प्रॉब्लम भी चला जाएगा और रिसाइकल होकर इंक भी बन जाएगी। तो जैसे इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर कहीं मिलेंगे और वो अपन ऐसे में डालने की कोशिश करेंगे तो उससे काफ़ी एनरिचमेंट होगा और सामने वाले एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ हमने अच्छी चीज़ें यूज़ की है और हम उनको लुक फॉरवर्ड करते हैं एज अ सॉल्यूशन फॉर द सोसाइटी। रिवीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है IAS प्रिपरेशन के लिए, बट इसमें भी एक सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि सबका मेमोरी बेस, सबका मेमोरी लेवल अलग अलग होता है। किसी को एक बार में पढ़ने में चीज़ याद हो जाती है और किसी को काफ़ी रिविजन्स लगते हैं। मैं पर्सनली सेकंड कैटेगरी में आता हूँ, मुझे काफ़ी रिविजन्स के बाद चीज़ एकदम याद रहती है, तो मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक ही चीज़ को पढ़ने की कोशिश करता था, ताकि सब तरफ से मुझे उसके बारे में नॉलेज हो और मैं अच्छे से उसको एग्ज़ाम में लिख पाऊँ। तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पैरेलली रखता था अपने शेड्यूल में। सुबह एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, दिन में दूसरा, शाम में तीसरा, ताकि मुझे बोरियत भी ना हो और मेरा रिवीजन भी होता जाए। IAS इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन और आत्ममंथन जिसे कहते हैं वो था। मैंने पिछले कॉलेज की लाइफ, स्कूल लाइफ या जॉब लाइफ में जो इंस्टेंसेस हुए हैं जो एकदम हाईलाइट होने योग्य हैं, जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ को सीखा या एक्सप्रेस किया, उनको मैंने कहीं ना कहीं एक रिलिव करने की कोशिश की या रिप्ले करने की कोशिश की, और ये मुझे इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनमें मुझे लाइफ की सिचुएशंस जो मेरे पास्ट में आई है उनके बारे में थोड़ा इंटरोगेट, इफ़ यू वांट टू से दैट।
हाँ, इंटरव्यू में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो डैफ का एक एक वर्ड के अराउंड जो भी 1 या 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 1 या 2 लेवल्स पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैंने अच्छे से तैयार किया था। और उसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो करंट में चीज़ें चल रही है, जैसे मैं राजस्थान से था और उसी समय राजस्थान में चुनाव हुए थे, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल कि भाई क्यों राजस्थान में हर बार गवर्नमेंट बदल जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उनकी प्रिपरेशन अच्छे से की थी। तो जैसे ही मैं अपने इंटरव्यू के लिए अंदर रूम में गया था, तो सभी पैनल मेंबर्स ने काफ़ी अच्छे से कॉर्डियली मुझे बैठने के लिए कहा और एकदम स्माइलिंग फेस के साथ वार्मली वेलकम किया। और मेरा भोंसले सर का बोर्ड था, तो पहला इंटरेक्शन उन्हीं के साथ हुआ। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपको लगता है हम 30 मिनट्स में आपका फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। तो वैसे तो ये सवाल मुझे थोड़ा एकदम से, मतलब जैसे आप जा रहे हैं और आपसे ये सवाल पूछा जाए तो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट मैंने कोशिश की कि मैं काम और कंपोज्ड वे में इसका जवाब दे पाऊँ। और मैंने कहा कि हाँ, आप एक्सपीरियंस्ड लोग हैं सब, और आपने इतने सारे लोगों के साथ डील किया है, तो ऑब्वियसली आपको इस बारे में एक्सपीरियंस है और आप जजमेंट काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे। बट उसकी जगह अगर मैं हूँ और मैं किसी के लिए 30 मिनट्स में अगर जज करूँ, तो मुझे थोड़े और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है उससे पहले। और उसके बाद फिर उन्होंने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो जब मैं क्रॉस रोड्स में था, राइट और रॉन्ग के बीच में, और डिसीजन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से कुछ सिचुएशंस के बारे में पूछा, जिसमें मैंने अपनी जॉब लाइफ में कुछ इंस्टेंसेस हुए थे, उनके बारे में डिस्कशंस किया। और वो काफ़ी एनरिचिंग डिस्कशन था मेरे लिए भी, और बोर्ड को भी काफ़ी अच्छा लगा वो सब चीज़ें सुन के। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस एजुकेशन के बारे में थे, कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में थे। एक अनिल काकोदकर सर की एक कमेटी आई थी, उसके बारे में पूछा गया कि उन्होंने आईआईटी रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या चीज़ें कही थी। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो क्वाड करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में सवाल पूछे गए। एकदम से एक मेंबर ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटीज़ मुझे बताइए। और तब ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी, तो उसको सोचने में मुझे थोड़ा सा समय लगा था। और जब मैंने उसको बताया तो उनका फॉलोअप क्वेश्चन सुन के मुझे और अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले, तो आप उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाओगे। तो तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने पहला क्वेश्चन क्यों पूछा था। तो इसी तरीके से जब क्वेश्चन आंसर्स हुए, तो मुझे लगा कि ये कॉन्वर्जेसन बनाने की कोशिश है रादर देन जस्ट आपकी नॉलेज चेक करने की, और आप सिचुएशंस में किस तरह से जवाब दे पा रहे हैं। इतने ऑकवर्ड मोमेंट्स भी आएंगे तो उसको किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, इसको जज करने की उनकी कोशिश रही रादर देन मेरी नॉलेज टेस्ट करने की। तो ये काफ़ी ओपन एंडेड इंटरव्यू था और मुझे लगा कि मैं उससे काफ़ी इंजॉय करते हुए सीखा था। बुक्स का बोले तो बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बुक्स हैं। जैसे कि मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं जितने ज़्यादा सीनियर्स से बात करके अपनी बुक लिस्ट को एक जगह कंपाइल कर सकूं, तो वो मैंने किया था। इसको मैंने अपने ब्लॉग पे भी मेंशन किया है। मैंने अपनी सारी बुक लिस्ट उसमें डाल दी। तो स्टैंडर्ड बुक्स थी मोस्टली, जैसे कि लक्ष्मीकांत हुई, या फिर बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए शंकर आईएएस की एक बुक आती है, वो मैंने यूज़ की थी एनवायरनमेंट के लिए। सिमिलरली हिस्ट्री के लिए बिपान चंद्रा करके एक ऑथर हैं, उनकी एनसीईआरटी आती है, वो यूज़ की थी। एनसीईआरटी की काफ़ी बुक्स मैंने यूज़ की थी। तो जनरली यही था, और बहुत काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो वो मैंने पोस्ट कर दी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। मेरा जनरली ये रहता है कि बेसिक और स्टैंडर्ड पोर्शन को कवर करने के लिए मुझे ऑफलाइन मटेरियल जैसे बुक्स हैं या नोट्स हैं, उसको मैं प्रेफर करता हूँ। और उसमें अगर मुझे कुछ गैप्स लगते हैं तो उसको फिल करने के लिए मैं ऑनलाइन और इंटरनेट का यूज़ करता हूँ। तो इसीलिए मैंने इंटरनेट का यूज़ लिमिटेड किया, बट ये इंश्योर किया कि मैं जितना भी यूज़ कर रहा हूँ उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और मैं मैक्सिमम अमाउंट में आउटपुट निकाल पा रहा हूँ उससे। ये सब्जेक्टिव है, सबके लिए अलग अलग है। जनरली क्या होता है कि कोचिंग कुछ लोगों के लिए काम करती है और कुछ लोगों के लिए नहीं भी करती है।
तो आपको पर्सनल लेवल पे देखना पड़ेगा कि आप किस सेटिंग में हैं, कितनी आपकी सेविंग्स है, क्या तैयारी अपन कर पा रहे हैं अगर कोचिंग नहीं लेंगे तो, और कोचिंग से हेल्प क्या हो सकती है, क्योंकि फाइनली आईएएस एग्ज़ाम में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा है। कोचिंग कर भी लेंगे तो 2 घंटे से ज़्यादा कोचिंग नहीं होगी और बाकी बचे हुए 22 आवर्स तो आपको ही मैनेज करने हैं। तो कोचिंग ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। तीन चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगा इस जर्नी में। एक है सीनियर्स का गाइडेंस, क्योंकि इससे ये मुझे चीज़ मिली कि मुझे अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ओर ध्यान देना है। तो ये सीनियर्स का जो गाइडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप टॉपर टॉक के थ्रू देख लें या इन जनरल जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं उसके थ्रू देख लें, आपके पर्सनल जान पहचान में कोई है उसके लिए थ्रू देख लें। सेकंड है फैमिली और बाकी फ्रेंड्स का सपोर्ट, जो बिकॉज़ ये काफ़ी लॉन्ग और आर्डुअस जर्नी है, तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं इमोशनली, आप कई बार सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो अगर फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट अगर रेगुलरली है तो वो आपको हेल्प करेगा सेल थ्रू करने में। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको डेडिकेशन और परसिवियरेंस के थ्रू स्टडी करनी है। तो आपको अपना बेस्ट देना है और लॉन्ग आवर्स देने हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अपन अपना जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम रखें और उसके लिए बर्नआउट ना हो कि अपन जैसे 3 दिन लगातार पढ़ लिए बट फिर चौथे 5वें दिन हम पढ़ नहीं पाए। तो इसकी बजाय रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, अपना सिटिंग आवर्स बढ़ाएं और ये इंश्योर करें कि हर दिन हम नई चीज़ सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में जब जॉब के साथ था तो मैनेजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, बिकॉज उस समय मैं कुछ किताबें ही पढ़ पाता था। तो वो मेरा टेस्टिंग फेज़ था। तो तब मैंने जॉब करने के बाद शाम में जब भी मैं 10-11 बजे तक वापस आता था, उसके बाद 1-2 घंटे या तो वीडियोस देखता था या जो बेसिक बुक्स है लाइक लक्ष्मीकांत, उसको पढ़ के ये समझने की कोशिश करता था कि मुझे आईएएस साइड में इंटरेस्ट है, प्लस मैं इस जर्नी को सस्टेन कर पाऊँगा या नहीं। तो वो जॉब के समय मैंने वो किया। फिर जॉब छोड़ के मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वे में तैयारी शुरू की और उस समय मेरा रूटीन ये रहता था कि सुबह का कुछ समय मैं अपने लिए रखता था जिसमें मेडिटेशन, एक घूमने का, एक 2-4 किलोमीटर का घूमना रहता था और उसके बाद का समय पढ़ाई के लिए ब्रेक्स के साथ मैं रखता था। जैसे मैं लॉन्ग आवर्स तक नहीं सिट कर सकता था एक साथ, तो जैसे 1 घंटा पढ़ लिया फिर 10 मिनट्स ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़ लिया फिर 10 मिनट्स ब्रेक। तो इस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई की ओर अलॉट करने की कोशिश करता था। सच कहूँ तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लिस्ट में अगर मेरा नाम आ जाए तो वही काफ़ी है और मैं सेकेंड अटेम्प्ट को अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करूँगा। तो मूल मंत्र अगर जो जर्नी रही है उससे मैं कहूँगा कि बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। बाकी अगर किस्मत ने साथ दिया, आपके गुरुओं के आशीर्वाद ने साथ दिया, पेरेंट्स के आशीर्वाद ने साथ दिया, तो आगे चीज़ें मिलती रहेगी। बट जो मेहनत है वो बेस अगर नहीं रहा तो फिर आगे उस आशीर्वाद को फलने में भी दिक्कत होगी। तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आईएएस बनने के बाद मेरी ये प्रायोरिटीज़ रहेगी। सबसे पहले तो अभी ट्रेनिंग में मैं जितना ज़्यादा सीख सकूं उतना सीखूंगा और ये कोशिश रहेगी कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो एकदम सबसे पीछे खड़ा है सिटीज़न, उस तक सरकार की स्कीम्स को पहुंचाने की कोशिश करूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कई बार फैमिलीज़ में नेग्लेक्ट हो जाती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, उसके बारे में अवेयरनेस और उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़े, ये मेरी कोशिश रहेगी। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे लिए जो एंथ्रोपोलॉजी था वो एकदम नया सब्जेक्ट था।